दोस्तों नमस्कार। डील तो टूट गई। इस डील के आसरे माना जा रहा था इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन डील ही टूट गई। और डील के आसरे छत्रपों को भरोसा दिया जा रहा था, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जो भी पैसा आपने जिस रूप में बनाया है उसको आप सहेज कर रखिए, ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन डील तोड़ने और टूटने का मतलब बहुत साफ है कि अब कार्रवाई आने वाले वक्त में तेज हो जाएगी। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, या खुद सरकार की अपनी राजनीतिक बिसात हो, इस दायरे में अब दो दो हाथ छत्रपों के साथ होना है। लेकिन दिन बहुत कम बचे हैं। ये 20 दिन भी नहीं बचे हैं जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद ईडी, सीबीआई, आईटी राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं पर हाथ डाल नहीं पाएगी। और इसी दौर में हर छत्रप को भी समझ में क्या आ गया कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और राजनीतिक तौर पर तत्काल की रियायत आने वाले वक्त में मुश्किल हालात पैदा कर देगी। इसीलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र 175 सीट, इन जगहों पर इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ सीटों के तालमेल की दिशा में बढ़ चुका है और एक एक करके हर राज्य से अब सीटों का तालमेल उभर रहा है, उसने संकेत बहुत साफ कर दिए हैं कि अब दिल्ली में बैठी हुई सत्ता की धड़कनें अगर बढ़ रही है तो उन धड़कनों को संभालने के लिए अब साम दाम दंड भेद हर रास्ते को अपनाया जाएगा। इस रास्ते में पहला रास्ता तो यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के तमाम उन रास्तों पर नकेल कस दी जाए जहां से पैसा आता है। लेकिन यह कहां किसे पता था कि इस रास्ते को बंद करने के लिए कानून भी अपने हाथ में लेने से सरकार अब कतराएगी नहीं। कांग्रेस के साथ आज यही हुआ। 65 करोड़ रुपए एक झटके में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वसूल लिए। यह सरकार ने वसूल लिए, यह सरकार के निर्देश पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने वसूल लिए। बैंकों के मैनेजरों को क्या धमकी दी गई? एक पॉलिटिकल पार्टी से टैक्स नहीं लिया जाता है। एक कच्चा चिट्ठा यह कहता है, दूसरा कहता है कि अब जो 7वां नोटिस दिया गया है ईडी की तरफ से केजरीवाल को, उनका रास्ता अब जेल की दिशा में जाने को तैयार है। तीसरी बात कही जाती है, जो भी अखिलेश यादव के पास पूंजी है, और तीसरी तरफ जो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे बैठे हैं, अब वहां पर भी घेराबंदी तेज होगी, क्योंकि साम दाम दंड भेद अब कोई ऐसे रास्ते को छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या वाकई इस इंडिया गठबंधन में होती हुई डील को तोड़ने के बाद के समझौतों ने मुश्किल खड़ी बीजेपी के सामने कर दी है? क्योंकि इसी दौर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो करप्शन का मुद्दा उठा रहे थे, सीबीआई ने दो दो एफआईआर दर्ज की, आज उन्हीं के घर पे छापा पड़ गया। इसी दौर में बकायदा सोशल मीडिया के भीतर, वह भी ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, खुले तौर पर सरकार ने कहा जो भी जिक्र किसान आंदोलन का कर रहा है, उसको दिखा रहा है, बोल रहा है, अपने कमेंट को कर रहा है, उस पर आप पाबंदी लगा दीजिए। और खुले तौर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोशल मीडिया को संभाले हुए एक्स ने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और पूरी दुनिया में यह बात खुलकर सामने आ गई कि भारत के भीतर चुनाव करीब आ गए हैं। भारत के भीतर चुनाव जीतने का मतलब क्या होता है, और इस दौर में खास तौर से मोदी सत्ता जिसको लेकर इस देश का कॉरपोरेट, इस देश का मीडिया, इस देश के तमाम संस्थान, ब्यूरोक्रेट्स, जिनका सब कुछ मोदी सरकार के साथ स्टेक पर लगा हुआ है, उसे कौन कैसे गंवाना चाहेगा? तो हर रास्ते पर पहरेदारी बैठा दी गई है। राजनीतिक तौर पर जो डील होनी थी, डील टूट गई है। सियासी तौर पर छत्रपों की राजनीति उफान पर है और दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है। तो आइए आज एक एक पन्नों को खोला जाए। इन पन्नों के आसरे जरा समझने की कोशिश कर ली जाए कि आखिर वो साम दाम दंड भेद क्या होगा। इस दौर में यह भी समझ लिया जाए कि इस गठबंधन में सीटों के तालमेल का मतलब क्या होता है, और सामाजिक और आर्थिक तौर पर किस तरीके से और राहुल गांधी अपनी छवि को बिल्कुल अलग तरीके से इस दौर में क्यों बोल रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। तीनों परिस्थितियों को समझने के लिए हमें लगता है शुरुआत तो आज
कांग्रेस से ही करनी चाहिए, जिसके बैंक में जमा पैसे में से 65 करोड़ रुपए इस दौर में सरकार ने वसूल लिए। लेकिन सुनिए जरा कांग्रेस की बात। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पिनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं, हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? कांग्रेस के लिए यह बिल्कुल नायाब कार्रवाई है। इस देश के राजनीतिक दलों के लिए भी यह चौंकाने वाला सच है, क्योंकि 65 करोड़ 88,81,474 रुपए बैंक के खातों से मोदी सरकार ने निकाल लिया इनकम टैक्स को सामने करके, जिसमें इंडिया के यूथ कांग्रेस का जो पैसा था वो तकरीबन 4 करोड़ 20,35,000 था। एनएसयूआई का पैसा तकरीबन 1 करोड़ 43,98,000 था और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पैसा तकरीबन 60 करोड़ 25 लाख था। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई, इन 4 बैंकों में पैसा जमा था और एक झटके में कहा गया कि हम आपसे इनकम टैक्स की वसूली कर रहे हैं। और यही सवाल कांग्रेस ने उठाया, यह कब से हो गया और बीजेपी ने इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टैक्स कब दिया? जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन एक जवाब राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए दिया। उन्होंने कहा, दरअसल इस दौर में किसान अगर एमएसपी मांगता है तो उसे गोली मारी जाती है, जवान अगर नियुक्ति मांगता है तो उसकी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है, पूर्व गवर्नर अगर सच बोलता है तो घर पर सीबीआई भेज दी जाती है, सबसे प्रमुख विपक्षी दल के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की आवाज को दबा दिया जाता है और सच की यह आवाज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के राजनीतिक सवालों को लेकर तब गूंजी जब भारत सरकार ने एक्स से कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया और एक्स ने सरकार के इस आदेश को यह कहते हुए स्वीकार किया कि वह इससे सहमत नहीं है, लेकिन यह भारत सरकार कह रही है। तो एक्स ने कहा कि भारत सरकार के आदेशों से कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। और बकायदा एक्स के ग्लोबल अफेयर टीम ने एक पोस्ट जारी की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मामला सामने आ गया कि भारत की राजनीति कितने उबाल पर है, क्योंकि इस पोस्ट में यह कहा गया, हर चीज की जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा जैसी कार्रवाई की बात कही गई है और आदेशों के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोकेंगे, यानी जो पोस्ट होगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोग देख सकते हैं लेकिन भारत में कोई नहीं देखेगा। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमें अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपभोक्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना प्रदान कर दी है और कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम कार्यकारी आदेशों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। सरकार ने सोचा नहीं था कि यह बात सामने आएगी, लेकिन बात सामने आ गई।
यह दूसरी स्थिति थी। और तीसरी स्थिति यह निकल कर आई इस दौर में, जब पूर्व राज्यपाल ने जब करप्शन के मामलों को लेकर सीबीआई के सामने बताया था कि उन्हें घूस देने की कोशिश की गई, तो एक झटके में उन्हीं के घर, जब वो खुद अस्पताल में थे सत्यपाल मलिक, उस दौर में उनके घर पर छापे पड़ गए। और कहा गया इसलिए छापे मारे गए क्योंकि जो कार्रवाई सीबीआई को करनी थी उसमें कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो था, जो 6 जुलाई 2022 को 16 जगहों पर जो छापेमारी की गई थी, उसी की कड़ी में यह किया गया है। और यह यहां जानना जरूरी है कि 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्य के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार पाया था, और इसकी शिकायत उसी शख्स ने की थी जिसके घर आज सीबीआई पहुंच गई। अब यहां पर सवाल है कि अलग अलग रास्ते, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर हो, चाहे छापे को मारने को लेकर हो, यह तमाम कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगला सवाल इसके आगे का है। यह सवाल है कि इंडिया गठबंधन जिन 175 सीटों पर तालमेल की स्थिति में आकर खड़ा हो चला है, तो क्या यह राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए संकट काल तो नहीं है? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा चुनाव 400 पार के नारे के साथ बीजेपी लेकर चल रही है। और इसी दौर में अब उसे समझ में आ गया है कि देश में नैरेटिव क्या बनाया जाए। डेवलपमेंट का बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय छवि का बनाया जाए, विश्व गुरु का बनाया जाए, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बनाया जाए, या इस देश के भीतर एक मोटी लकीर हिंदू मुस्लिम को लेकर खींचने की जरूरत है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। प्रधानमंत्री खुद आज एक कोऑपरेटिव संस्थाओं को लेकर गुजरात में मौजूद थे। वहां पर जाहिर तौर पर जिस डेवलपमेंट का जिक्र होना चाहिए था, हो रहा था, इन तमाम बातों का जिक्र बीजेपी अपने तौर पर कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री किन बातों का जिक्र वहां कर रहे थे, हमें लगता है इसको भी एक वक्त के लिए सुनिए। नैरेटिव यहीं से बनता है। और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के, परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। जाहिर है जिस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर और देवालय का जिक्र कर रहे थे, ज्ञान विज्ञान और भारत के सांस्कृतिक महत्ता को और भारत की परंपरा और ज्ञान को मंदिरों के जड़ों में खोज रहे थे, उसी वक्त छापे पड़ रहे थे। और छापे जिस शख्स के यहां पड़ रहे थे उसने कुछ मामलों को कैसे उठाया, सीबीआई ने दरअसल 2 एफआईआर दर्ज की। 60 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में करप्शन था। 2017-18 में जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहां पर बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर यह पैसा लिया गया था। और दूसरा, 2019 में एक निजी फर्म को किस तरीके से 2200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार पाया गया और वह उनको मिल जाए, इसके लिए सत्यपाल मलिक ने सीबीआई से कहा था कि मुझे एक बड़े उद्योगपति ने और जो महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गठबंधन की सरकार में एक मंत्री रहे व्यक्ति ने 150 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अब सवाल है कि छापे तो इसलिए पड़ रहे थे कहीं चुनाव के ऐलान के बाद उस डॉक्यूमेंट को सत्यपाल मलिक राजनीतिक तौर पर सामने लेकर ना आ जाएं। यह एक राजनीतिक जरूरत है सत्ता की कि उसके खिलाफ कोई दस्तावेज इस दौर में सामने ना आए, तो छापे पड़ने चाहिए और छापे पढ़कर उस डॉक्यूमेंट को सरकार के वापस खजाने में डाल देना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल आकर अटका कि यह तमाम डील अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर भी चल रही थी। और अब उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, दिल्ली की 7 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, यानी कुल 175 सीटें हैं। और इस गठबंधन में सीटों के तालमेल का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि पिछली बार की तरह कांग्रेस है या छत्रप है, इस बार दोनों साथ आकर खड़े हैं
और दोनों की झोली खाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सांसद जीते थे, कांग्रेस के 1 ही जीते थे। बिहार में तो आरजेडी 1 भी सांसद नहीं जीता, कांग्रेस का 1 जीता। दिल्ली में तो 7 सीट हार गए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और महाराष्ट्र के भीतर में शिवसेना जीती थी 18 सीट, क्योंकि बीजेपी साथ में खड़ी थी। इस बार तो पार्टी भी टूट गई, बीजेपी भी नहीं है, अब कांग्रेस और एनसीपी साफ है, जो कि अपने तौर पर खुद शिवसेना के राजनीतिक पृष्ठभूमि को इस दौर में बदल चुकी है। तो क्या कांग्रेस 3 सीटों पर और बाकी 27 सीटों पर, कुल मिलाके 30 सीट, 175 में से 30 सीट इंडिया गठबंधन के पास इस दौर में, जिसमें शिवसेना भी टूट गई। सवाल यह नहीं है कि इस दौर में जिस परसेप्शन और नैरेटिव को बनाने की तैयारी हो रही है, सवाल उसके आगे की उस राजनीति का है जो पहली बार 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस देश की राजनीतिक जमीन बचेगी या नहीं बचेगी। उस लोकतंत्र के आश्रय जहां राजनीतिक तौर पर संघर्ष होगा या नहीं होगा, इस चुनौती के आश्रय यह तमाम चीजें इस दौर में परखी समझी जा रही है। और शायद इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो बीजेपी ने एक राग को पकड़ा है, कोई नहीं हरा सकता है। और यह सवाल आज राजनाथ सिंह से भी किया गया तो वह एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा तीसरी बार, अरे जनाब चौथी बार भी जीत जाएंगे। जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग यह मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में यदि किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी, और चौथे टर्म में भी किसी की सरकार होगी। बारे में क्या बोलेंगे सर? जो 5 बार राज्य सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? दरअसल ये सरकार की अपनी सोच है, बीजेपी का अपना नैरेटिव है। असल सवाल तो यह है कि आखिर तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, यह एक ऐसी कतार है, या उद्धव ठाकरे हो, इनके लिए 2024 का चुनाव शायद बीजेपी के लिए जिस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाते हुए चुनाव जीतने का है, शायद इनके लिए भी यह चुनाव मरने मारने वाली स्थिति का है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसके बाद उन्हें खड़े होने की स्थिति में कोई लेकर आएगा नहीं, और यह एक आखिरी लड़ाई की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। क्योंकि इस दौर में अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी परखिए तो ध्यान दीजिए वो किस तरीके से इस देश की जनता और युवाओं पर सीधी चोट ये कहकर कर रहे हैं कि हमें भी पता है इस दौर में सत्ता में कौन है, लेकिन सत्ता जिस अंदाज में चल रही है उसमें आपके हाथों में कुछ भी नहीं होगा। बेरोजगारी आपके साथ होगी, महंगाई से आप प्रताड़ित होंगे, और सड़कों पर घूमते फिरते हाथों में नारे लगाकर, हाथों में बैनर पकड़कर नारे लगाने की स्थिति से आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। ये राजनीतिक तौर पर एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को लेकर अब छत्रपों के भीतर भी यही सवाल है, क्या इस लड़ाई को 2024 में एक ऐसी संघर्ष में तब्दील किया जा सकता है जहां 272 का आंकड़ा ना छू पाए बीजेपी, और गठबंधन के आश्रय और परसेप्शन और नैरेटिव के आश्रय अगर बीजेपी अपने तौर पर 400 पार का नारा लगा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और उसके वह नेता जो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश के सामने मुश्किल है, वो जानते हैं कि तेजस्वी को भी ईडी फांस चुकी है, गाहे बगाहे कभी भी किसी भी रूप में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हर कोई जानता है कि उद्धव के परिवार के इर्द गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी को भी हेराल्ड केस में बख्शा नहीं गया, लेकिन उन सब के बावजूद भी कुछ निकलता क्यों नहीं है। और यही हालात तो केजरीवाल को लेकर खड़ी की गई, लेकिन केजरीवाल को जेल में डालें या ना डालें, राजनीतिक तौर पर कद बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, इसी उहापोह के भीतर भारत की राजनीति तमाम संबंधों और डील को लगातार अपनाए हुए थी। लेकिन अब वो धारा टूट गई, और उस टूटती हुई धारा के बीच में हमें लगता है राहुल गांधी की अब इस न्याय यात्रा में 25 तारीख को अखिलेश यादव शामिल होंगे। तब क्या होगा, और तब यह बेखौफी की परिस्थिति कहीं और तीखी होगी, क्योंकि जो 2 दिन पहले दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में, उसका एक छोटा सा हिस्सा राहुल गांधी जो कह रहे हैं सुनना चाहिए। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा,
आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। ये राहुल गांधी की बदलती हुई छवि भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति में युवाओं के सामने कितना बड़ा अंधेरा है और युवा कितनी बड़ी तादाद में वोटर के तौर पर मौजूद है। अगर चुनाव आयोग की फाइलों को ही टटोल लीजिए, और इस दौर में चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में जो युवाओं वोटरों की जानकारी राज्यों में घूम घूम कर दे रहा है, उसमें बिहार के भीतर तकरीबन 1.25 करोड़ युवा जो 20 से 29 बरस के बीच हैं, उनकी तादाद है। उत्तर प्रदेश के भीतर यह तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की है। और उत्तर प्रदेश का सच तो यह भी है कि 2 करोड़ यहां पर अगर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और जिनकी उम्र जो है वो 30 बरस के पार जाने की स्थिति में है, अगर उन पूरे वोटरों को ले लीजिएगा और युवा इस देश में अगर जागृत हो गया, जिसको रोजगार चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, और इन तमाम परिस्थितियों में फीस बढ़ा दी गई, ये तमाम परिस्थितियों के साथ अगर युवा इस देश का एकजुट होकर जुड़ गया, जब वो देखता है, परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक, और पेपर लीक का एक अपना पॉलिटिकल बिजनेस इस देश के भीतर में चल रहा है, तो राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर अखिलेश यादव के पास उम्र है, तेजस्वी यादव के पास उम्र है, केजरीवाल के पास उम्र है, राहुल गांधी के पास उम्र है, और उद्धव ठाकरे के पास भी उम्र है। उम्र के लिहाज से यह संघर्ष करने की स्थिति में है। हेमंत सोरेन के पास भी अपनी उम्र है। तो राजनीतिक तौर पर उम्र अगर मायने रखती है, तो इनके पास अभी आने वाले वक्त में संघर्ष को और तीखा करके आने वाले वक्त में राजनीति को अपनी राजनीतिक जमीन में तब्दील करने की सोच और वक्त दोनों है। सवाल सिर्फ इतना था कि जो सत्ता की डील थी, उस डील को मानने के बाद तत्काल की राहत तो हो सकती थी, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीतिक जमीन कैसे बचती, शायद यह बड़ा सवाल हर किसी को डरा रहा था। और उसी डर पर जीत हासिल करते हुए पहली बार सत्ता के खिलाफ, या कहें सत्ता की बिसात के विरोध में जो शह देने की स्थिति नेताओं ने, जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, उन्होंने जो करनी शुरू की तालमेल के साथ, इसने वाकई दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी है। और राजनीतिक तौर पर अब 3 सवाल सामने हैं। पहला सवाल यह है, अगले 15-20 दिन यानी नोटिफिकेशन से पहले अभी तो सरकार सोशल मीडिया पर गई, पूर्व राज्यपाल के घर पे छापा पड़ा, और कांग्रेस के 65 करोड़ 88 लाख रुपए आईटी के जरिए सरकारी खजाने में आ गए। अब क्या होगा? और इन राज्यों में जो बिजनेसमैन हैं, जो राजनीतिक तौर पर फंडिंग करने की स्थिति में है, उनके खिलाफ गोलबंदी होगी या उनको घेरे में लेकर राजनीतिक कार्रवाई की शुरुआत होगी? उसके आगे की बात है, क्या सीधे तौर पर अब यह माना जा सकता है, जब 7वां नोटिस केजरीवाल को दिया जा चुका है, तो अब रास्ता जेल की दिशा में जाता है? यहां पर एक दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जेल में जाने के बाद नेता कहते हैं बड़ा हो जाता है, लेकिन भारत की राजनीति में क्या यह 21वीं सदी में संभव नहीं है? क्योंकि जेल में जाने के बाद नेताओं को जनता भूल जाती है, यह भी इस दौर में देखा गया, और सत्ता इस मिजाज के साथ है कि जेल में डालने के बाद नेता को जनता याद रखेगी नहीं, क्योंकि इस दौर में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द आकर टिक जाती है और दूसरी कतार का कोई नेता बचता नहीं है। तो पहली कतार ही अगर गायब हो जाएगी तो फिर दूसरी कतार कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या इस दिशा में दूसरा कदम होगा? और तीसरी कार्रवाई जो राजनीतिक तौर पर नजर आती है, उसमें इस साम दाम दंडभेद में चुनाव आयोग की सक्रियता आपको नजर आ सकती है उन राजनीतिक दलों को लेकर जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इशारा सत्ता का होगा, सियासत का होगा और सरकार का होगा। और उसके बाद इन 3 रास्तों पर आने वाले वक्त में आपको कार्रवाई दिखाई देने लगेगी।
लेकिन आखिर में यही कहिए, जो डील थी वह टूट गई, नेताओं ने हिम्मत दिखा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।